हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप लोगों को अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चंस करवाऊंगी और मेरे पास थ्योरी भी तैयार है। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको अमेरिकन लिटरेचर के बारे में जानना हो कि द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर और प्योरिटनिज्म, रोमांटिसिज्म और 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, अगर उसके बारे में आपको जानना हो तो मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को थ्योरी भी करवा दूंगी। ऐसा मुझे लगा थ्योरी आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने थ्योरी रखी थी, मगर मैंने कहा पहले आप लोगों को से पूछ के उसके बाद जो है मैं करवाऊंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक ये द पाथ टू विक्ट्री, ये बुक जो है मार्केट में अब मतलब मार्केट क्या, ऐप के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू अब मिलनी शुरू हो गई है, लोगों तक पहुंच गई है। और अभी तक तो इसका रिव्यू बहुत अच्छा दिया है लोगों ने और मेहनत तो खैर करी ही है इसमें। लेकिन मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इंग्लिश सूत्रा को यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर एक पहचान बनाए हुए 2 साल हुए हैं केवल। 2021 से मैं जब मैंने जूनियर को पढ़ाना शुरू करा था, उसके बाद 2023 अब चल रहा है, तो 2 साल जो है, 2.5 साल टू बी प्रिसाइज, 2.5 साल जो है वो हुआ है जब एक, लेकिन इंग्लिश सूत्रा जो डॉक्टर स्वाति शर्मा और अमित शर्मा का यानी कि मेरे हस्बैंड का एक प्रयास है, वो हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विश्वास। तो एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमने कोशिश करी है कि किताब को में कोई किताब जो है वो हम एरर फ्री बनाने की कोशिश करें, मगर ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं। एक ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो, चाहे हमारी तरफ से मिस्टेक हो जाती हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई चीज़ आंसर में या किसी में गलती हो तो फील फ्री टू टेल अस। हम उसे रेक्टिफाई करके जो है नेक्स्ट एडिशन में उसको रेक्टिफाई जो है वो करवाएंगे। और ये जो चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें बताएं। और दूसरी चीज़ कि ये जो बुक है ये कल या परसों से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी जो है, अमेज़ॉन पे फ़िलहाल तो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे तो नहीं, अमेज़ॉन पे भी ये बुक जो है, या परसों से शायद ये बुक, परसों से ये बुक अमेज़ॉन पर भी जो है वो मिलेगी। और अभी तक किसके जो रिव्यूज़ हैं वो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे जो हैं वो दिए हैं और ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं। और मुझे भी पता है कितनी मेहनत इसमें की गई है। और कुछ लोग हमारे इतने प्यारे भोले भाले लोग हैं कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बुक जो है वो पहुंचाने के लिए मैडम या सर हमारे दरवाजे पे आएंगे। टू ऑल दोज बाई भोलाज एंड भोलीज, कि भाई भोले लोगों, हम जो है वो आपके डोर टू डोर आपकी बुक लेकर नहीं आ रहे हैं। वो बुक जो है आरोह पब्लिकेशंस है जिन्होंने ये बुक छापी है। और क्या नाम है उसका, कोरियर सर्विस जो स्पेस रॉकेट या स्काई रॉकेट करके कोई कुरियर कंपनी है, ये कुरियर कंपनी जो है वो आपकी बुक आप तक पहुंचा रही है। आप जैसे ही आप बुक परचेज करते हैं, अगर उस समय नहीं तो थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाता है कि आपका जो ईमेल आईडी, ईमेल पे और उस पे व्हाट्सएप पर कि आपकी बुक इस दिन आपको मिलेगी। तो आपके पास वो ट्रैकिंग लिंक दिया रहता है, उस ट्रैकिंग लिंक पे ट्रैक कर कर आप पता कर सकते हैं। शायद जो कुरियर बॉय है उसका नंबर भी दिया रहता है, आप उन्हें भी कॉल कर सकते हैं। तो सर नहीं आएंगे आपको बुक देने के लिए, ये बुक जो है वो आपको कुरियर बॉय ही पहुंचाएंगे, तो हम लोग नहीं पहुंचाएं। एंड वन मोर थिंग कि भाई ये जो किताब है ये हार्ड कॉपी में ही अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी इसकी अवेलेबल नहीं है। कौन सी किताब की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है भाई, 550 रुपये में केवल हम इसकी हार्ड कॉपी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई बुक की बात। इसके बाद ये एक हमारा लाइव बैच है। अगर आप इसको, आपको सबसे पहली बात, अगर आप बुक खरीदना चाहें या कोई सा भी हमारा बैच खरीदना चाहें तो आप उसे खरीद सकते हैं। इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसके स्टोर में जाइए, सारा आपको जो है वहाँ पर चीज़ मिल जाएगी। बैच खरीदने से पहले कंटेंट में सारी चीज़ आती है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप सर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर 7895937338 पर। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, अभी लाइव चल रहा है। और ये जो है ये हमारे वीडियो बैचेस है। हर चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप जो है उस पे देखेंगे हमारे स्टोर पे।
ठीक है, अब मैं आप लोगों को, जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आप अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री, अमेरिकन लिटरेचर के बारे में जानना चाहें तो डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, जिससे कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि क्या अमेरिकन लिटरेचर, तो बता दीजिएगा अगर जितने लोग देखते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं हिस्ट्री उसकी तो बताऊंगी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है जी, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैबर। अब एक से सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या अमेरिका जो है एक डिस्कवर्ड सेंस जो है वो पूछ से पता चलता है कि क्या अमेरिका इससे पहले जो है वो था, नहीं, अमेरिका को खोजा, ठीक है, तो अमेरिका को खोजा किसने है, दैट वाज बाय कोलंबस। अमेरिका को जो खोजा गया उसकी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, कोलंबस के, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका को खोजा गया, ठीक है। अमेरिकन और अमेरिकन लिटरेचर में किस किस चीज की चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं ये भी पता चलेगा। हु रॉट द फर्स्ट अमेरिकन नॉवल द पावर ऑफ सिंपैथी। आप यहां पर ये देखिए, वॉशिंगटन इरविंग, जेम्स निमोर, विलियम हिल ब्राउन या नथानियल हॉथॉर्न। पहला जो अमेरिकन नॉवल था द पावर ऑफ सिंपैथी, वो किसने जो है वो लिखा था, मतलब ये था पावर ऑफ सिंपैथी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आप जो है बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ कि आप आराम से जो है वो देखें और इसका आंसर जो है वो दें। यस, तो दैट इज द पावर ऑफ सिंपैथी। ये जो नॉवल है ये विलियम हिल ब्राउन के द्वारा लिखा हुआ नॉवल है, दैट इज बाय विलियम हिल ब्राउन। विलियम हिल ब्राउन के द्वारा लिखा हुआ ये नॉवल है। इसके बारे में बताऊं, द पावर ऑफ सिंपैथी और द ट्रायम्फ ऑफ नेचर। द पावर ऑफ सिंपैथी और द ट्रायम्फ ऑफ नेचर जो है वो इसका नाम है। ट्रायम्फ ऑफ नेचर। और ये जो नॉवल है ये पहला अमेरिकन नॉवल माना जाता है। ये आया था 1789 में, ये 1789 में ये नॉवल जो है वो आया था। इसका ही सबटाइटल है द ट्रायम्फ ऑफ नेचर। तो ये हुआ हमारा पहला जो है दूसरा क्वेश्चन कि पहला जो अमेरिकन नॉवल 1789 में आया था द पावर ऑफ सिंपैथी किसने लिखा है, दैट इज रिटन बाय विलियम हिल ब्राउन। Now the next question is, the time from 1820 to 1860s is known as the American Romantic period, American Renaissance, American Reformation, D all is correct except C। कि 1820 से 1860 का समय किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है, आप खुद ही देखिए, अमेरिकन। अब यही चीज होती है समझाने वाली कि अमेरिकन रोमांटिक पीरियड क्या था, अमेरिकन रेनेसांस पीरियड क्या था। अगर आप जो है इसमें ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं कि ये क्योंकि यही थ्योरी जो है वो मैंने ली है कि इसमें कि भाई अमेरिकन रोमांटिक पीरियड 1830 से 1865 तक का समय रोमांटिसिज्म कहलाता है। 19th सेंचुरी में अमेरिकन लिटरेचर रियली बिगैन टू कम इनटू इट्स ओन। For the first time, American authors began to consciously distinguish themselves from their European counterparts and develop a style that was considered uniquely American. Writers like John Neal spearheaded this initiative by arguing that American authors should forge a new path. तो 1820 से 1860 का समय जो है वो एक नई लर्निंग का, एक रोमांटिक पीरियड का, रिफॉर्मेशन नहीं है तो ऑल इज करेक्ट एक्सेप्ट सी, कि रोमांटिक जो ये पीरियड था 19th सेंचुरी का, अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से उन्होंने अलग होकर सोचना शुरू किया था। तो ये जो पीरियड है इसमें उन्होंने एक नई थिंकिंग को जो है उन्होंने सोचना शुरू करा था। मतलब वो यूरोपियंस की तरह, जो उनके कॉलोनाइजर्स थे उनकी तरह नहीं सोचना शुरू करा था, अपनी तरह जैसे सोचना शुरू किया था। तो इसमें सभी चीज सही है, डी इसका ऑप्शन है, ऑल इज करेक्ट एक्सेप्ट सी। Now the next question is the American Civil War ended। अब आप यहां पर ये देखिए, द अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में कहा गया है। अमेरिकन सिविल वॉर जिसके बारे में आप लोगों ने ओ कैप्टन माय कैप्टन जो पोएम है वो भी उसी पे लिखी गई है।
अब्राहम लिंकन को समर्पित करके। अमेरिकन सिविल वॉर का एंड जो है वो कब हुआ था? 1864, 1865, 1866 या 1867? तो अब आप यहां पर ये देखिए, अमेरिकन सिविल वॉर एंडेड इन, अमेरिकन सिविल वॉर का एंड हुआ था दैट इज 1865, दैट इज इन 1865। अमेरिकन सिविल वॉर कि जो गृह युद्ध हो रहे थे अमेरिका में, उसका एंड हुआ था 1865 में, उसका एंड जो है वो हुआ था। तो द आंसर इज 1865। ट्वेल्थ अप्रैल 1861 में शुरू हुआ और 9 अप्रैल 1865 में खत्म हुआ। यूनियन ने अमेरिकन सिविल वॉर को जीत लिया था। द वॉर इफेक्टिवली एंडेड इन अप्रैल 1865। तो ये है, यूनियन ने अमेरिकन सिविल वॉर को जीत लिया था और अप्रैल 1865 में विजय हुई थी, मतलब खत्म हुआ था अमेरिकन सिविल वॉर। 1861 में शुरू हुआ था और 65 में जो है ये खत्म हो गया था। Which of the following novel is not written by Ernest Hemingway? इनमें से कौन सा नॉवल, मैं पहले हट तो जाऊं, इनमें से कौन सा नॉवल हेमिंगवे के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो द ग्रेट गेट्सबी एंड अ फेयरवेल टू आर्म, उसके बाद आपका है नेक्स्ट इज फ्रॉम हुम द बेल टोल्स, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज द ओल्ड मैन एंड द सी। ये तो आप लोगों को एक नॉवल तो सभी लोग पहचानते हैं और वो है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, कोड हीरो का कॉन्सेप्ट जिसमें अर्नेस्ट हेमिंगवे ने दिया है। तो इसमें जो है ये जो नॉवल है द ग्रेट गेट्सबी, और द ग्रेट गेट्सबी, इनमें से जो नॉवल हेमिंगवे के द्वारा नहीं लिखा गया है दैट इज द ग्रेट गेट्सबी। तो किसने लिखा है ये नॉवल? दिस नॉवल इज बाय एफ स्कॉट फिजरोल्ड। ये एफ स्कॉट फिजरोल्ड के द्वारा लिखा गया। अ फेयरवेल टू आर्म्स, फ्रॉम हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी जिसमें कोड हीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। कोड हीरो जो अपने आदर्शों के लिए मर जाएंगे मगर अपने आदर्शों से नहीं डिगेंगे। तो ये जो है, बाकी तो उनने ही लिखे हैं, केवल द ओल्ड मैन एंड द सी, सॉरी द ग्रेट गेट्सबी उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Hemingway's The Old Man and the Sea, the old man hooks a fish. What is the fish called? आप सभी ने ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ी होगी, जिसमें सेंटियागो नाम का एक ओल्ड मैन है और जो बहुत लंबे समय से मछली नहीं पकड़ पा रहा है, और जब वो मछली पकड़ने के लिए जाता है तो मार्लिन जो है वो पकड़ता है, बहुत लंबी है। जब तक वो लेकर आता है तब तक उसकी मार्लिन को सारे शार्क्स खा जाते हैं, मगर फिर भी लोग उस पर कहते हैं कि इतने गहरे समुद्र में जाकर वो मछली जो है वो, चाहे वो उसका ढांचा ही बचा, बट आज भी ओल्ड होने के बावजूद उसके अंदर जो है ये एक योग्यता है। उसको जिंक्स भी लोग कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से वो मछली नहीं पकड़ पा रहा है। तो हेमिंगवे में ओल्ड मैन एंड द सी जो है, ओल्ड मैन हुक्स अ फिश। व्हाट इज द फिश कॉल्ड? उस फिश का नाम क्या था? दैट वाज मार्लिन। मार्लिन वो मछली का नाम था जिसे वो पकड़ता है। और इसी में ही मैंने अभी आपको बताया कि हेमिंगवे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड हीरो। कोड हीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। whose collection of poems is called Leaves of Grass? Leaves of Grass जो किसके उसको कहा जाता है? वॉल्ट विटमैन, एमर्सन, एडगर एलन पो या फ्रॉस्ट? किसके कलेक्शन को लीव्स ऑफ ग्रास कहा जाता है? जिसे बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। विटमैन, जिनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो जो है उनके ऊपर आरोप लगते थे कि जो ये जो बुक है लीव्स ऑफ ग्रास जो है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूडिटी और जो है जो वो बहुत उन्होंने एक्सप्लिसिटली जो है वो सेक्स के बारे में बात करी है, मगर ये उन्होंने कहा है कि ये इट इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन है किसका है? वॉल्ट विटमैन का, जिन्हें
वॉल्ट विटमैन, जिन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, तो ये जो है वॉल्ट विटमैन की जो है ये वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास। When was the American Civil War fought? 1815 to 20, 1861 to 65, 1825 to 33। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिविल वॉर शुरू हुआ था अप्रैल 1861 में और खत्म हुआ था अप्रैल 65 में। तो 1861 से 1865 तक ये सिविल वॉर जो है वो चला। Who has written the poem on the assassination of President Abraham Lincoln after the American Civil War? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, एमरसन। ये पोयम आप सबको याद है। इस पोयम का नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसमें पूरी पोयम में जो एक जो है जिसे कहना चाहिए एक्सटेंडेड मेटाफर यूज हुआ है। आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है कि एक ही मेटाफर पूरी पोयम में चलता है। उसमें शिप को अमेरिका के रूप में दिखाया है और अब्राहम लिंकन को कैप्टन के रूप में दिखाया है। तो जब शिप जो है वो किनारे पर पहुंचने वाला है तो लोग जो हैं वो उसकी खुश हो रहे हैं कि द सिविल वॉर हैज़ कम टू एन एंड, मगर जो कैप्टन है वो मर चुका है, ठंडा हो चुका है। तो वो इसमें ओ कैप्टन माय कैप्टन एक एलिजी है। किसके ऊपर लिखी गई है? अब्राहम लिंकन के ऊपर, उनके असैसिनेशन पे लिखी गई है। दैट इज बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन wrote a poem on the assassination, अभी मैंने अभी पूरा ही बता दिया। Walt Whitman wrote a poem on the assassination of President Abraham Lincoln. What is the title of the poem? Song of myself, I sit and look out, I hear America singing, Oh Captain, my Captain। तो ये सारी ही पोएम जो है वो वॉल्ट विटमैन की है, लेकिन जो एलिजी है एक्सटेंडेड मेटाफर वाली वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसके अलावा एक और भी है, व्हेन द लिलेक्स ब्लूम्ड इन द डोरयार्ड। व्हेन द लिलेक्स, ये वाली जो है द डोरयार्ड ब्लूम्ड, व्हेन द लिलेक्स इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये भी एक वर्क है जो कि अब्राहम लिंकन पे ही उन्होंने लिखा है। तो ये है ओ कैप्टन माय कैप्टन। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एनिमल्स? ये बड़ी बेहतरीन पोएम है एनिमल्स, जिसमें उन्होंने कहा कि एनिमल्स जो होते हैं वो कितने जो होते हैं संतोषी स्वभाव के होते हैं, कितना जो जो मिल जाता है उसी में खुश रहते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे तो ह्यूमन कंपनी से ज़्यादा एनिमल्स की कंपनी पसंद है। तो ये जो पोएम है एनिमल्स, ये किसने जो है वो लिखी है? एमरसन, विटमैन, फ्रॉस्ट या एमिली डिकिंसन। तो ये जो पोएम है वो लिखी गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। What is the central of the theme of Whitman's poem Passage to India? Passage to India, अगर आपने ये पोएम पढ़ी भी हो तो इसमें एडवांसमेंट ऑफ साइंस, इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ग्लोरी ऑफ अमेरिका। हालांकि इस पोएम में उन्होंने एडवांसमेंट ऑफ साइंस के बारे में ही बताया है, मगर बेसिकली पैसेज टू इंडिया, इंडिया जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए स्टैंड करता है। तो उन्होंने इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म थीम जो है इस पोएम की, that is spirituality and transcendentalism। In which novel by Hemingway does Santiago figure? The sun also rises, for whom the bell tolls, a farewell to arms, the old man and the sea। इनमें से कौन से नॉवल में सेंटियागो, सेंटियागो जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो है ये कोड हीरो है और ये जो किस में आते हैं, तो ये इनका जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। व्हेन वॉज अर्नस्ट हेमिंगवे बोर्न? इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़े कंफ्यूज कर देते हैं कि कब अर्नेस्ट हेमिंगवे का जन्म जो है वो हुआ। तो ये देखिए, दैट इज 1898, 1899, 1889, 1897।
तो इसका आंसर है, अब आप देखिए हेमिंगवे का जन्म जो है वो कब हुआ। हेमिंगवे के बारे में वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, और ना जानते हो तो थोड़ा सा मैं बताने की गुस्ताखी कर सकती हूँ आपको। और हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनका जन्म हुआ था, दैट वाज, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, जन्म हुआ था अर्नेस्ट हेमिंगवे का 21 of July 1899 एट द ओक पार्क, इलिनॉइस एंड अपर सबर्ब ऑफ शिकागो, और डेथ हुई थी इनकी 2 जुलाई 1961। और हेमिंगवे ने अपने समय में जो है उनकी कुछ कुछ खूबियां हैं। 4 times he got married on September 3rd and on May 10th 1927 and on November 21 1940 and in 1946 4 बार उन्होंने शादी करी थी। और हेमिंगवे के अगर हम वर्क्स के बारे में बात करें तो इनका है नॉवेल्स हैं द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, फिएस्टा और द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, for whom the bell tolls, across the river and into the trees, the old man and the sea, islands in the stream, the garden of Eden, true at first sight, and non-fiction है death in the afternoon, the green hills of Africa, autobiographical work है ये इनका, और ये अ मूवेबल फीस्ट, और बहुत सारे हैं। और ये जो वर्क्स हैं हेमिंगवे के, तो इनका जो जन्म हुआ था इन 1899। Brett Ashley is the central character in Hemingway's novels in which one of the following? The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms, and The Sun Also Rises, and For Whom the Bell Tolls. मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताना भी चाहूँगी, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा, ये पहले इसका आंसर तो आपको देखिए पहले बताओ। ब्रेट एशले जो ये कैरेक्टर है ये कौन से में है, ये इनके जो वर्क है द सन ऑल्सो राइजेस, जिसका नाम जो है वो फिएस्टा भी है, इसका नाम जो है वो फिएस्टा भी है। और ये जो नॉवल है ये यूके में फिएस्टा टाइटल से पब्लिश हुआ था, 1926 का ये नॉवल है। और ये एक अमेरिकन और ब्रिटिश मैन के ग्रुप की कहानी है, जिसमें ये जो मेन एंड वुमेन है दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पेरिस टू पेम्पलोना टू वॉच द रनिंग ऑफ द बुल्स एंड बुल फाइटिंग, कि वो बुल फाइटिंग देखने के लिए जो है वो जा रहे हैं। और इसका जो मेन नैरेटर है वो है जेक बार्नेस, और इसमें एक कैरेक्टर है ब्रेट एशले। ब्रेट एशले जो है वो ही इज फीमेल, द फीमेल कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल, दैट इज ब्रेट एशले, और वो एक डिवोर्सी है। तो ये है आपका इसकी ब्रेट एशले, सारी कहानी उसी पर ही आधारित है। तो ये है द सन ऑल्सो राइजेस, और यूके में ये फिएस्टा टाइटल के नाम से जो है वो आया था, पब्लिश हुआ था। When did Hemingway receive the Nobel Prize for Literature? अब ये भी अपनी एक अपने आप में कहानी है, तो भैया इसके बारे में भी जरूर जानिए कि हेमिंगवे को जो नोबेल प्राइज मिला था वो आप कौन से, पहले सबसे पहले जानते हैं कि कौन से नॉवल के लिए मिला था। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी। एंड व्हेन डिड ही रिसीव द नोबेल प्राइज? दैट इज इन 1954। उनको जो नोबेल प्राइज मिला था 1954 में, किसके लिए मिला था? द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। ये बीच बीच में मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि वैसे तो मैं जानती हूँ, आप लोगों को भी पता है, लेकिन अमेरिकन लिटरेचर है तो उसके बारे में आपको पता, बीच बीच में मैं बताती रह रही हूँ। ये ओल्ड मैन एंड द सी जो इनका नॉवल है दैट केम इन 1952। 1952 में ये नॉवल आया था, और ये नॉवल जो है वो एक क्यूबन फिशरमैन है जिसका नाम है सेंटियागो, हु इज अनेबल टू कैच फिश फॉर 84 डेज। ये इसमें क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं कि सेंटियागो कितने लंबे समय से फिश नहीं पकड़ पा रहा था, तो दैट वाज फॉर 84 डेज। और उसको जो है वो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अनलकी, और अनलकी के लिए इसमें एक वर्ड भी यूज किया गया है, सलाओ। ये जो है ये अनलकी के लिए वर्ड यूज किया गया है। तो क्यूबन जो है वो फिशरमैन है, और उसका एक यंग जो एक उसका अप्रेंटिस है जिसका नाम है मेनोलिन,
और वो भी उसके पेरेंट्स के दबाव की वजह से उसको छोड़कर चला जाता है। एंड में वो एक बड़ी सी मछली पकड़ लेता है जिसका नाम है मार्लिन, और ये जो है 3 दिन वो बैटल चलती है उसके और मछली के बीच में। और फिर जब वो मार्लिन को लेकर आता है तो रास्ते में उस मार्लिन को जो है वो सारी शार्क्स जो हैं वो खा जाती हैं, और लेकिन वो मार्लिन को अप्रिशिएट करता है, उसको अपना ब्रदर कहता है, ही कॉल्स मार्लिन हिज ब्रदर, क्योंकि उसके अंदर भी उतना ही जज्बा है लड़ने का जितना सेंटियागो के अंदर है। नाउ ये जब वो वापस लौट के आता है तो देयर इज ओनली अ कार्कस ऑफ द फिश, और वो जब बहुत थक गया है और सो जाता है, और ड्रीम्स में वो जो कि लायन देखता है बीचेस ऑफ अफ्रीका पर, और अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर के बारे में जो है वो बात करता है, जो डिमैगियो के बारे में। ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स थे कि अफ्रीकन लायंस देखता है सपने में, और जो डिमैगियो के बारे में वो बात करता है जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है। तो ये यहाँ तक इसको कुछ मैंने इसके बारे में बताया, छोटा छोटा सही, थोड़ा थोड़ा सही। Now the next is who wrote Men Without Women, a collection of short stories. Men Without Women जो है वो किसने लिखा है? A collection of short stories, and that is 1927 का ये कलेक्शन है Men Without Women, और ये भी जो कलेक्शन है हेमिंगवे का कलेक्शन है 1927 का Men Without Women. Which of the following novels of Hemingway is set against the background of the Spanish Civil War? The Sun Also Rises, For Whom the Bell Tolls, A Farewell to Arms. अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है वो बता ही रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको जो नॉवल है इसके बारे में भी बता रही हूँ। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर? द सन ऑल्सो राइजेस तो बुल फाइटिंग और ब्रेट एशले के बारे में, फॉर हुम द बेल टोल्स एंड फेयरवेल टू आर्म्स, और द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी सेंटियागो, क्यूबन फिशरमैन सेंटियागो के बारे में, दो ही बचे, फॉर हुम द बेल टोल्स एंड फेयरवेल टू आर्म। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर हुम द बेल टोल्स। तो हमारे जो पहला है फॉर हुम द बेल टोल्स, ये आई थी, नॉवल है 1940 की। ये एक अमेरिकन रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में, इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रॉबर्ट जॉर्डन, और इट इज बेस्ड ऑन हेमिंगवेज रियल लाइफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। ये हेमिंगवे के रियल एक्सपीरियंस पर आधारित है, स्पेनिश सिविल वॉर के एक्सपीरियंसेस पे। तो कौन सी हुई? फॉर हुम द बेल टोल्स। और ये जो है क्योंकि हेमिंगवे जो एक जर्नलिस्ट भी थे और एक वॉर रिपोर्टर भी जो थे, इसका आंसर जो है फॉर हुम द बेल टोल्स है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो टाइटल है फॉर हुम द बेल टोल्स का टाइटल जो है, टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम जॉर्डन्स Meditations and Prayers। मेडिटेशंस एंड प्रेयर्स से ये टाइटल जो है वो लिया गया है। जॉर्डन्स मेडिटेशंस एंड प्रेयर्स से ये लाइन जो है ये टाइटल लिया गया है, और ये जॉर्डन के मेडिटेशन 17 से जो है वो लिया गया है। तो टाइटल जो लिया गया है मेडिटेशंस एंड प्रेयर्स से लिया गया है, फॉर हुम द बेल टोल्स जॉर्डन के, और ये हेमिंगवे के खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित है क्योंकि वो एक वॉर रिपोर्टर भी थे। इसी का बैकग्राउंड है स्पेनिश सिविल वॉर। रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो इसका मुख्य कैरेक्टर है। तो फॉर हुम द बेल टोल्स। अर्नेस्ट हेमिंगवेज विंटर टेक्स नथिंग। अब ये सारे हेमिंगवे के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अर्नेस्ट हेमिंगवेज विंटर टेक्स नथिंग ये क्या है? तो ये जो है ये 1933 का कलेक्शन है
मैं इसमें नाम उसके ईयर भी लिख रही हूँ, 1933 का कलेक्शन है एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. Hemingway's Winter Takes Nothing is a collection of short stories that appeared in 1933. In which book Hemingway celebrated bullfighting? Death in the Afternoon, The Torrents of Spring, A Movable Feast, The Green Hills of America. तो कौन से में हेमिंगवे ने बुल फाइटिंग के बारे में बताया? तो मैं आपको इसमें एक एक चीज़ जो भी मेरे पास बुक्स वगैरह हैं उनमें से मैं ये सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती रहती हूँ. मज़ा आता है मेरे को भी कि आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने में. तो नहीं तो आप सोचते रहते होंगे मैडम पढ़ाती चली जाती हैं, बात तो करती नहीं है. वो बात ये है ना कि मेरे को ये लगता है टाइम बहुत प्रेशियस है. वो तो बीच बीच में जब मैं कोई ढूंढ रही होती हूँ ना तब बात करनी शुरू कर देती हूँ. अब मुझे जो आप लोगों के लिए जो मुझे बताना है ये डेथ इन द, इसका आंसर जो है वो डेथ इन द आफ्टरनून है. तो डेथ इन द आफ्टरनून के बारे में ही मैं ढूंढ रही थी मगर मुझे मिल नहीं रहा है. तो इसका आंसर जो है वो डेथ इन द आफ्टरनून है. और ये चला मिल जाए मुझे अफ्रीकन राइटर्स का, अफ्रीकन कह रही हूँ, अमेरिकन राइटर्स. फिक्शन, हाँ जी मिल गया है. और ये है बुल फाइटिंग वाला क्यों नहीं मिल रहा मेरे को, डेथ इन द आफ्टरनून वाला ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे कहीं पर भी. इसके बारे में नहीं मिल रहा, कहीं तो मैंने देखा था मगर मेरे को मिल नहीं रहा है इस समय. डेथ इन द आफ्टरनून, चलो सॉरी फॉर दैट कि मैं उसको ढूंढ नहीं पाई हूँ. डेथ इन द आफ्टरनून में इन्होंने जो है ये बुल फाइटिंग के बारे में जो है वो बताया है. हेमिंगवे सेलिब्रेटेड बुल फाइटिंग, डेथ इन द आफ्टरनून. तो ये है इनका नॉन फिक्शन है, ये वर्क जो है नॉन फिक्शन है. डेथ इन द आफ्टरनून ये बुल फाइटिंग के बारे में ही है. हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हेमिंगवेज द सन ऑल्सो राइजेस? सैंटियागो, रॉबर्ट कोन, जेक बार्नेस या ब्रेट एशले? अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें अब दो कैरेक्टर आप लोगों को दिख रहे होंगे कि एक है जेक बार्नेस और एक है ब्रेट एशले. एक्चुअली कहानी तो ब्रेट एशले के चारों तरफ घूमती है बट जो मेन कैरेक्टर है और हु द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज दैट इज जेक बार्नेस. तो ये जो नॉवल आई थी इसकी जो नरेटर है वो है जेक बार्नेस और मेन कैरेक्टर है जेक बार्नेस. Which novel of Hemingway is based on the theme of man's struggle against nature? A Farewell to Arms, The Sun Also Rises, The Old Man and the Sea, The Green Hills of America. तो ये ग्रीन हिल्स ऑफ अमेरिका है अफ्रीका है? आई थिंक ये तो इनका वर्क ही नहीं है. द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका है, देखा, द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका है, अमेरिका दे रखा. द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ये जो वर्क भी है ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ये इसका आंसर नहीं है, मैं तो उसे ठीक कर रही हूं. ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. कौन सी नॉवल जो है वो मैन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर पर आधारित है? दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुकी हूं. द ओल्ड मैन एंड द सी जो है वो व्यक्ति एक ये दिखाती है कि वट एवर बी द सिचुएशन परसीवर देन यू विल बी एबल टू सक्सीड इन योर गोल. तो ये मेन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर किस में बताया गया है? दैट इज इन द ओल्ड मैन एंड द सी. विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे वन हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था कि ये जो नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी दैट केम इन 1952 and in 1954 he received the Nobel Prize for the same, and that is The Old Man and the Sea. नाउ अब हम लोग जो आगे बढ़ गए हैं, अब हम विलियम फॉकनर पे बढ़ गए हैं. अब हमारे जो नए नेक्स्ट राइटर जो आ गए हैं दैट इज फॉकनर. तो अब फॉकनर के बारे में थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करेंगे. और फॉकनर जो है उनका जन्म हुआ था 1897 में. विलियम फॉकनर जो कि एक
जिन्हें कहना चाहिए कि ये एक रीजनल नॉवलिस्ट थे। इन्होंने एक रीजनल जो है वो काउंटी जो है वो करी थी। ये ही वॉज अ रीजनल नॉवलिस्ट और फॉकनर से ही प्रभावित होकर आर के नारायण ने अपना रीजन जो है वो क्रिएट करा था। तो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, विलियम फॉकनर के बारे में थोड़ा सा आप उसके बारे में सुन लीजिए। फॉकनर जो है 25 सितंबर 1897 में जन्म हुआ, 6 जुलाई 1962 में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो है इनके जो वर्क्स है, इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था 1949 में, मगर इन्होंने प्राइज रिसीव किया था एक साल बाद 1950 में। 1950 में इन्होंने रिसीव किया था, ऑल्दो ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1949 एंड इनके जो बेहद खूबसूरत से नॉवेल्स हैं, द साउंड एंड द फ्यूरी, जिसका टाइटल मकबथ से लिया गया है, तो ये था 1897 में। और इनको नोबेल प्राइज मिला था, अभी हम थोड़ा सा, नोबेल प्राइज मिला था 1949 में, बट ही रिसीव्ड अ ईयर लेटर, दैट इज इन 1950 में इन्होंने रिसीव किया था। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एनकरेज्ड टू फॉकनर टू राइट नॉवेल्स। अब ये भी एक चीज हो जाती है कि भाई बड़े लोग हैं तो उनको एनकरेज कौन करता है नॉवल लिखने के लिए, ये भी जो है वो एक जानने का प्रश्न होता है। तो जरा एक मिनट आप लोग जो है ये इसके ऑप्शंस देखिए कि किसने जो है वो एनकरेज करा था। दैट इज हु एनकरेज फॉकनर टू राइट नॉवेल्स। तो इसमें जो है किसका क्या कह सकते हैं, इसमें यस, आई एम वेटिंग फॉर इट कि आप इसका जवाब देंगे। और इसके में पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एंडरसन, फ्रॉस्ट एंड वॉलेस स्टीवेंस या हेमिंगवे। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो है, दैट इज एंडरसन। It was Anderson who encouraged Faulkner to write novels, and that is Anderson. तो भाई ये मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करवाए हैं, 25 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अभी मेरे को जो है और क्वेश्चंस भी हैं वैसे इसके, और वो क्वेश्चंस भी मुझे आप लोगों को करवाने हैं, मगर मैं वो क्वेश्चंस के साथ ग्रामर के क्वेश्चंस भी लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसके बचे हुए क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस लेके, और आप मुझे बताइएगा इफ़ यू वांट टू नो अबाउट, कि आपको जो है जानना हो अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में, तो डू लेट मी नो अबाउट इट। तो मैं आप लोगों को उस हिस्ट्री के बारे में और बाकी और चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बीच बीच में मैंने इसमें भी काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया है। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।